हेलो एवरीवन, दिस इज तरुण टिपटान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बात क्या है कि हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसफ़र क्या होता है, इनके बीच में बच्चों डिफरेंस आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर कि किस तरीके से ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम ये बातें डिस्कस करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, प्रोसेस क्या रहने वाली है, कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक डायरेक्टर की क्या क्या मतलब एक एज अ पावर होती है, किस लेवल तक पावर होती है कि हाँ वो रिफ्यूज कर सके कि हाँ जी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन क्या होती है, डिफरेंस क्या है। देन उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है, फॉरगेट ट्रांसफर क्या होता है, वॉइड ट्रांसफर क्या होता है, डीमेट ट्रांसफर क्या होता है। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो इस पिक्चर से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि आप चीजें क्या कर पा रही हैं, आप चीजों को दे रहे हैं, बट क्या चीज है। अब शेयर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शेयर ही होगा, है ना। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं, अपने शेयर को ट्रांसफर करने वाले हैं। मैम ट्रांसफर का मतलब तो हम समझते हैं कि एक पर्सन है और यहाँ पर दूसरा पर्सन है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलूं कि आपकी नोटबुक आपके फ्रेंड को दे दो, आप आपके फ्रेंड की नोटबुक आप ले लीजिए, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सेम इस तरीके से शेयर्स की डीलिंग होती है बच्चों। शेयर्स के अंदर क्या होता है कि जब आपकी विलिंग नहीं होती है कि यस अब हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को अब मुझे और होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से डिस्कस करती आ रही हूँ, हम फर्स्ट चैप्टर से लगे थे कि भाई कंपनी क्या होती है, कंपनी के अंदर शेयर्स की डीलिंग भी होती है। शेयर एंड स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया था, देन शेयर कैपिटल, सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट, देन इसके बाद इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ द डिवेंचर्स। देन आज हम ये कर रहे हैं, देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम रहने वाला है, राइट। सो देखो शेयर्स के बारे में पता है कि जब भी पर्सन किसी कंपनी के क्या करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बदले में कंपनी इनको शेयर देती है, कंपनी इनको डिविडेंड देती है। अब ये चाह रहा है कि भाई इस कंपनी के मैं शेयर अभी और आगे प्रोसीड नहीं करूंगा, मेरी इच्छा है कि मैं इसको सेल कर दूं। दैट मीन्स मेरे पास से मैं इसको नहीं रखने वाला, मैं ट्रांसफर करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे दोस्त को ही देने वाला हूं। तो यहाँ पे जो ए पर्सन है जिसके पास है, दैट मीन्स इसे हम ये क्या कह सकते हैं, सेलर कह सकते हैं, कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरर, ट्रांसफरर कहेंगे। और जो इस पर्टिकुलर शेयर को एक्वायर कर रहा है, दैट मीन्स बायर जो है, इस पर्सन को हम क्या कहेंगे, बायर, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफी कहेंगे। जिसके पास शेयर आ रहा है उसे ट्रांसफी कहते हैं, जो शेयर को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसे ट्रांसफरर कहेंगे। अच्छा कोई भी पर्सन कैसे भी कर सकता है, नहीं है ऐसे नहीं कर सकते। आपके पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ये लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने डिस्कस किया था क्या होता है कि इंटरनल वर्किंग कैसे होती है किसी कंपनी की, हमने वो डिस्कस किया था, है ना। तो यहां पर अगर किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो आप इजिली शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप डेफिनेटली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने शेयर को। अभी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है, रुकिए अभी आप फिलहाल स्ट्रक्चर समझिए क्या मतलब क्या है इनका। और हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट 2013 का भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, एक जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। सभी कंपनियां शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। आप सभी को पता है कि जो आपकी पब्लिक कंपनी है वही क्या करती है, पब्लिक में शेयर को इशू करती है। और जो कंपनी शेयर को इशू करती है उसे क्या करना पड़ता है, प्रॉस्पेक्टस भी इशू करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही किसी कंपनी में पैसे नहीं लगाता, वो पर्टिकुलर जानकारी लेने के बाद। और वो जानकारी दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कि कंपनी कहां पर पैसा यूज करेगी, कंपनी इस पैसे को कहां कितना हमें इसके ऊपर रिटर्न देने वाली है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कैसी है, कंपनी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट रेगुलर बेसिस कर रही है नहीं कर रही, कंपनी कितना डिविडेंड देती है, मींस की सभी इंफॉर्मेशन यहां पर आपके प्रोस्पेक्टस में होते हैं। और इस प्रोस्पेक्टस को देख के लोग इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्हीं शेयर्स को जो पब्लिक कंपनी के हैं वही शेयर्स क्या कर सकते हैं, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बात करूं प्राइवेट
कंपनी की इन कंपनी के लिए सख्त मनाही है कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको एज ए लॉजिक बताया था PRT। P का मतलब क्या है? प्रोहिबिटेड फॉर रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। R का मतलब रिस्ट्रिक्शंस था कि मिनिमम मेंबर मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 200 की लिमिट थी प्राइवेट कंपनी में। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर पब्लिक में अलाउड है, प्राइवेट में अलाउड नहीं है। क्या आपको इतनी याद है बातें? आई थिंक सबको याद होगी कि अभी तक हम इतना डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो अभी मैंने क्या बताया, जब कोई इंसान वॉलेंट्रियली अपनी इच्छा से शेयर्स की ट्रांसफर करता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफरर कहते हैं। जिसने लिया है उसे ट्रांसफर कहेंगे। जितनी बातें भी बताई ना उसको हम फटाफट रीड कर लेते हैं। देखिए, ट्रांसफर ऑफ द शेयर के अंदर अगर जैसे बहुत सारे बच्चों का यही डाउट आता है कि मैम हम एग्जाम में किस तरीके से लिखे, सबसे बड़ा डाउट यही रहता है। सो आप सभी के लिए ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन है, नोट्स स्पेशली इसीलिए बनाएंगे। तो ट्रांसफर का मतलब क्या है? देखो, शेयर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि देखो शेयर्स क्या है। एक शेयर जो कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसमें शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू देती है। और शेयर सर्टिफिकेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के क्या हैं? इन्वेस्टर्स है, आप इस पर्टिकुलर कंपनी के ऑनर है, अगर आपने इक्विटी में किया है। तो इन शेयर होल्डर्स कैन बी बाय एंड सेल दीज शेयर्स। इन शेयर्स को इजिली बाय और सेल कर सकता है। इसे हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, राइट। इवन आप शेयर को ट्रांसफर नहीं करते। आपके पास जो शेयर था, अब शेयर के बदले में बेटा आपको क्या मिलता था? आपको डिविडेंड मिलता था, नहीं मिलता था? आपके पास जितने भी शेयर, जितने भी, मैं ये कह सकती हूँ, जितने भी राइट है, जितने भी पावर है, वो सारे के सारे आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। आप केवल शेयर नहीं, शेयर से आने वाली इनकम जो कि डिविडेंड है वो भी देंगे, आपके पास जो भी वोटिंग पावर थी वो भी देंगे। हर चीज आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी एज पर द अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस 44 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ईच शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैज द लीगल राइट टू ट्रांसफर हिज शेयर। हर एक कंपनी के शेयर होल्डर को लीगली राइट होता है कि हाँ, अपने शेयर को वो सेल आउट कर सकते हैं, राइट। मींस की दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। बट रिस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर लगाई गई है? एक तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर, और दूसरा, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के अंदर ये मेंशन नहीं है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप आगे की ओर बढ़ ही नहीं सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये चीजें मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो, पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है कि फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, प्राइवेट में प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन दी गई है, आपको लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। ट्रांसफर का मतलब क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की और दूसरे पर्सन की तीसरे पर्सन की और ट्रांसफर आप अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रांसफर कर रहे हैं। जो पर्सन, जो ऑनर था उस पर्टिकुलर शेयर का, उसे हम ट्रांसफर कहेंगे। जिसको हम दे रहे हैं उसे ट्रांसफी कहेंगे। इसके अंदर जो की पॉइंट ध्यान रखने के हैं, एक तो ट्रांसफर कौन होता है? सेलर होता है जो कि शेयर को दे रहा है। ट्रांसफी जो कि शेयर को रिसीव कर रहा है। कंपनी जिस पर्टिकुलर कंपनी का, बट पब्लिक कंपनी के लिए ही फ्रीली ट्रांसफर होंगे, पर प्राइवेट कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, लीगल आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपको इतनी सी बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की जाए तो रिस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकते हैं? मींस की आपको रोक कौन सकता है कि हाँ जी रुको, आप अभी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर कौन लगा सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई बच्चा? यस, ये जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर नहीं लिखा तो भी आप नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तभी हाँ करेगा जब आपने सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट, स्टैंप ड्यूटीज, जो भी फॉर्मेलिटीज जितनी भी होती थी, यहां से चेकआउट होके फिर आरओसी के पास जाती है। अगर इसे नहीं मना कर दिया तो आरओसी तो डेफिनेटली वो मना ही करेगा। आरओसी दैट मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। देन उसके बाद कंपनी एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर देखिए रेस्ट्रिक्शंस क्या है। रेस्ट्रिक्शन सबसे पहले है रेस्ट्रिक्शंस इंपोज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है भाई? अब देखो, मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझाया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन समझाया है। मेमोरेंडम तो क्या बताता है कि भाई कंपनी की बाउंड्री लाइन क्या है, कि कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। अब कंपनी ने उद्देश्य सेट कर लिया, अब उस पर्टिकुलर एम को कैसे अचीव करना है, इंटरनली वर्किंग, इंटरनल मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। मींस की काम को ये कहते हैं ना कि हमें बास्केटबॉल गेम खेलना है, ठीक है, ये मेमोरेंडम में हो गया, बट कैसे खेलना है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। मींस की हाउ टू प्ले द गेम, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है, राइट। अगर इसमें इस टेबल एफ में अगर ये पर्टिकुलर मेंशन नहीं है कि हाँ जी
ये आप काम नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हैं। अगर जो नहीं करेंगे वो लिखा हुआ है तो आप डेफिनेटली वो काम अलाउड ही नहीं कर सकते। अगर अलाउड करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन। अरे बच्चों, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर से समझाती आ रही हूँ कि जब हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और 75% हमारे पास ही वोट आती, ठीक है, दैट आउटलाइन द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते एज पर देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, इवन कंपनी एक्ट्स के अकॉर्डिंग भी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग भी। क्योंकि कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में आती है और वहां पे लिखा गया है कि कंपनी विच में बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट किया गया है द राइट टू द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। राइट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी में कंटेन अ प्रीएम्पशंस प्रोवाइडिंग द क्लॉज। प्रीएम्पशंस का मतलब क्या होता है? प्रीएम्पशंस का मतलब कि आप पहले अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, इसकी पब्लिकली ऑफर करने। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा क्या है, इन्फोसिस कंपनी के अंदर ना मेरी शेयर्स के अंदर डीलिंग थी, मैं चाह रही हूँ कि अब उसको मैं सेल आउट कर दूँ। अब क्या होगा, क्या होगा कि जो कंपनी के इंटरनल ही शेयर होल्डर्स को पहले इनवाइट किया जाएगा, उसे बोला जाता है प्रीएम्पशंस। राइट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गेट द राइट फर्स्ट चांस टू बाय द शेयर्स बिफोर सेलिंग टू द आउटसाइडर्स। को सेल करने से पहले हम इंटरनल मेंबर्स को ही राइट देते हैं, ठीक है। कॉमन एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इसकी जो सिमिलर है ये आप रीड करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, रिफ्यूजल राइट हो सकता है, इसकी मना कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये रिफ्यूजल लॉक इन पीरियड क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे 4 साल तक ये शेयर होल्ड करके रखना ही रखना पड़ेगा, तो आप नहीं कर सकते भाई ट्रांसफर। या फिर कंपनी के इंटरेस्ट के विद अपोजिट है तो कंपनी मना कर सकती है, ठीक है। बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मींस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मींस रिस्ट्रिक्शंस के पॉइंट ऑफ से बात की गई है। आप डायरेक्टली आप बाहर जाके सेल आउट नहीं कर सकते, आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस इंपोज बाय द बोर्ड कंपनी लॉ बोर्ड। वैसे अभी कंपनी लॉ बोर्ड नहीं है, अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आ चुका है, एनसीएलटी, इसको रिप्लेस कर दिया गया। देखो, द कंपनी लॉ बोर्ड नाउ द रिप्लेस बाय द एनसीएलटी, दैट मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रिस्ट्रिक्ट शेयर्स द ट्रांसफर इन द सर्टेन केसेस। कुछ एक केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमें क्या बोलते हैं उसको, प्रोहिबिटेड किया गया है, मींस हमें रोका गया है कि आप यहाँ पर इस सिचुएशन में शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि ये 4 सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इंटेंशन ही है क्या, फ्रॉड करने की। मालफेड का मतलब क्या होता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप कंपनी को धोखा देना चाह रहे हो, ठीक है। रीजन फॉर द रिफ्यूजल टू द ट्रांसफर बीइंग एडुकेट्स, मींस कि आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, वो आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगी भाई, रिफ्यूज कर देगी और आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके लाने के लिए बोलेगी, ठीक है। तो ये कुछ एक टाइम पॉइंट्स है जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैलफेड्स इंटेंशंस का मतलब क्या है, इफ द ट्रांसफर इज डन विद अ रॉन्गफुल इंटेंशंस, हमारी इंटेंशन ही गलत है भाई, हमारा मोटिव ही धोखा देना है, तो कंपनी कहेगी कि आपको अलाउड ही नहीं है कि हाँ जी, कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि टू हार्म द कंपनीज और द शेयर होल्डर्स, क्योंकि आप ट्रांसफर करके जा रहे हो, वो कंपनी के लिए भी अपोजिट हो सकता है, वो कंपनी शेयर होल्डर के लिए भी अपोजिट हो सकते हैं। तो नेशनल जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो इस तरीके की कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिनाई कर देगी कि हाँ जी आप इसको नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मोस्ट ऑफ क्या होते हैं कि अपने शेयर्स के अंदर डीलिंग करना, अपने खर्चों को ज्यादा दिखाना, क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी खर्चे जितने ज्यादा नजर आएंगे ना उतनी कम आपकी इनकम आएगी, और जितने ज्यादा खर्चे होंगे उतनी कम इनकम होगी, तो क्या होगा, आपका टैक्स क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे? या फिर ऐसे चाह रहे हो कि हाँ किसी का अपनी आपकी जो जिस कंपनी में काम कर रहे हो ना, उसकी इंफॉर्मेशन ना आप दूसरों को दे रहे हो क्योंकि वहां से मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, आप अपने शेयर को सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, आप वहां पे जा रहे हो एज अ ओनरशिप लेने के लिए, कुछ भी, मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि हमारी कंपनी, जो कि हमारे शेयर होल्डर दोनों के लिए ही क्या है, हार्मफुल है, तो जो हमारी कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगी भाई, वो सख्त मना कर देगी, हाँ जी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। इनएडुकेट रीजन फॉर द रिफ्यूजल, अगर आपके पास
काफी सारे रिफ्यूजन करने के पास आई थिंक यहाँ पे ना ये आना चाहिए था कि आपके पास रीजन है रिफ्यूजल करने के, तो आपके पास क्या है, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया, ओके तो क्या होगा, क्या होगा आपको कहीं ना कहीं जब भी आप रिफ्यूजल करते हैं, रिफ्यूजल का मतलब क्या है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, मना करना चाह रहे हैं, आपने मना कर दिया। भाई मना करने के बाद ना आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि आपने रीजन क्या है कि आपने मना किया, कि क्या डॉक्यूमेंट कम थे, क्या कुछ और रीजन था, मतलब हर चीज रीजन जो होते हैं ना कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती है तो गलती बतानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट अ शेयर ट्रांसफर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट कर देता है शेयर के ट्रांसफर करने के लिए विदाउट ए वैलिड रीजन, तो जो एनसीएलटी है ना वो स्टेप उठाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये कहते हैं कि पर्सनली वैरभाव होने के कारण वो कहते हैं कि नहीं जा कर ले जो करना है, हम तो परमिशन देंगे ही नहीं, क्योंकि इसके परमिशन के बाद ही आरओसी के पास जाएगा चेंज होने के लिए। अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो दूंगा ही नहीं, उसने साफ सख्त मना कर दिया, कोई रीजन भी नहीं है, तो जो हमारा ट्रिब्यूनल है ना, ये जो पर्सन है जिसका शेयर था वो यहां पर सीधा अपील डाल सकता है कि हाँ जी देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट फिल कर रखे हैं, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है, मैंने सब कुछ काम किया हुआ है, मेरे को अभी फिलहाल सख्त पैसों की जरूरत है, मेरे को ये शेयर बेचने हैं और मेरे को पैसों की जरूरत है। उसने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी और बिल्कुल परफेक्ट भी है, फिर उसने इसके ऊपर कार्रवाई ये कर सकता है, कौन, एनसीएलटी। समझ में आया? अगर इनएडुकेट रीजन है फॉर रिफ्यूजल ना, ठीक लिखा हुआ है, मेरे को लगा कि थोड़ा सा अपोजिट लिखा हुआ है, नाउ इट्स ओके राइट, समझ में आया? तो व्हेन डज इट दिस हैपन, ये कब होगा, द बोर्ड रिफ्यूज द ट्रांसफर विदाउट द एक्सप्लेनिंग द रीजन, अगर बोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया बिना रीजन को एक्सप्लेन किए हुए, तब एनसीएलटी आएगी पिक्चर में और वो उसका सोल्यूशन पॉइंट आउट करेगी। कहते हैं ना द रिजेक्शन इज बेस्ड ऑन द पर्सनल बायस रादर देन द कंपनी इंटरेस्ट, या ऐसा है जैसे मैंने अभी बताया कि उसकी खुद की पर्सनली कुछ डिस्प्यूट थे, उसके खुद के कहते हैं कि इसने तो मेरे से बदला लिया है, कुछ ऐसा है, उसकी पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, बट कंपनी के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिनाई नहीं किया, उसने पर्सनल इंटरेस्ट से किया, तो वो खुद एनसीएलटी पिक्चर में आएगा। ठीक है, मीन्स की एनसीएलटी एक फेयर ट्रीटमेंट देगा उनको, किसी भी तरह की उनके साथ गलत नहीं होने देगा, किनके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, एनसीएलटी है, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ये स्पेशली इन्हीं चीजों पे तो काम करती है। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी होगी जो कंपनी के हैं, बट परमिशन जो फाइनली यहां से होगी, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो ये एक्शन उठाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके जी। एक्सटेनियस कंसिडरेशन, एक्सटेनियस कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि इनके अलावा, अब यहां पर क्या होगा, अब यहाँ पे ये जैसे कि मैं बात कर सकते जैसे कि कुछ अदर फैक्टर जो भी अभी हमने ऊपर किए ना, कि पर्सनली कोई डिस्प्यूट्स होगा या फिर पर्सनली मैटर यहाँ पे बात की जा रही है। अगर आपके पास यहाँ पे ना, आप इसको ये इस पॉइंट को ना नेक्स्ट पॉइंट में भी कंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे एनसीएलटी पिक्चर में आ रहा था, यहाँ पे भी एनसीएलटी पिक्चर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास आपने ट्रांसफर करने के डिसीजन को ना नेग्लेक्ट किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। वो काफी सारे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, अनफेयर जो फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पर एनसीएलटी उन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम ऐसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल काफी सारे एक्सट्रेनियस जो कंसिडरेशन है, जैसे कि यहाँ पे जैसे क्या है, पर्सनल रिवाइवल्स है, फेवरेटिज्म्स है, पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल जो प्रेशर्स होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो पर्सनल अगर कॉन्फ्लिक्ट आपका है तो सिंपल सी बात है भाई, आपका है, कंपनी के साथ थोड़ी ना है। ये एक अच्छा इन्वेस्टर्स है, इसकी क्या पता यहाँ से अच्छी डीलिंग कहीं और हो रही है, तो पर फिर भी आप यहाँ कंपनी में हैं। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, कहीं और बेटर डील मिल रही है, कहीं और आपको 80,000 रुपये मिल रहे हैं और आप यहीं पे काम कर रहे हैं 50,000 में, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना। कि क्या पता भाई जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहां 50,000 रुपये मिल रहे हैं, आप इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं और बेच रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वहां से भी पैसे आ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सभी चीजें फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो समझ पा रहे हैं मैं बात क्या कहना चाह रही हूँ, राइट? तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस किसके बारे में बात की जा रही थी, रेस्ट्रिक्शंस इंपोज बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, जो कि हम कहेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रोल बताया हुआ है कि वो किस कब क्या है पिक्चर में आएगा और आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, कब वो मना कर देगा, कब वो कहेगा कि हाँ जी कर दो ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट क्या है कि आपके पास है रेस्ट्रिक्शंस अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कैसे कंपनी एक्ट ने बोला हुआ है। ये तो स्पष्ट है कि कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है कि भाई तुम
क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, मस्ट हैव द शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और पब्लिक कंपनी के अंदर जो वैसे पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 है, और उसका सेक्शन 44 के अंदर बोला गया है कि आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी तरह का आपके ऊपर मतलब इम्पोजिशंस नहीं है कि हाँ आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, नहीं, आप कर सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट एंड द सेबी रूल्स होते हैं, वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक कंपनीज होती है ना बच्चे, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, जो पब्लिक कंपनीज होती है उनको क्या करना पड़ते हैं, पब्लिक से शेयर इशू करने पड़ते हैं, पब्लिक से पैसा रेज करते हैं और उनको शेयर देते हैं। और जब भी कभी कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करते हैं तो उनको जब शेयर देती है ना, तो अपने आप को वो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि डीलिंग वहीं से होती है ना। शेयर्स की डीलिंग्स की हैंडलिंग पॉइंट कौन है, सेबी है, उनके रूल रेगुलेशंस है, तो वहां तो करना ही पड़ेगा, तो उनके भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो रूल्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स, दैट मीन्स जो अभी आई थिंक अभी फिलहाल फेमा में भी आएगा, इसको पढ़ते हैं, इस पॉइंट को ना आगे रिलेट कर देना, क्योंकि मैंने ना ऐसे सीरीज बनाई है कि आप इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले हमने किसको देखा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन मैंने इसको किसको देखा, रिस्ट्रिक्शंस इंपोज बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, देन उसके बाद हमारे पास कंपनी एक्ट 2013, देन उसके बाद हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट जो कि हमारा फेरा है। बट क्या आज के टाइम में भी यही अप्लाई होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस? नो, आज के टाइम में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, फेमा, जो कि ये तो बेटे 1973 में आया था, और ये 1999 के अंदर इसको रिप्लेस करके इसको लाया गया, क्योंकि फेरा के जो रूल रेगुलेशंस हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इवन इनकी जो पनिशमेंट थी ना वो भी बहुत ज्यादा मतलब भयंकर कह सकते हैं, मतलब ठीक है, जो भी सीधा है, कोई किसी ने भी गलत काम कर दिया सीधा आपको फांसी की सजा वाला सिस्टम होता था। बट यहाँ पे फेमा में क्या है, आपको पहले सुनवाई की जाएगी, फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी, पैसों की जो बोला जाता है ना फाइन्स, वो इंपोज किए जाएंगे, देन उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। समझ पा रहे हैं? और हाँ, फेमा क्यों लाया गया भाई, देखो अगर मैं बाहर वाली कंट्री कंटिन्यूस लेवल पे हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना सामान इधर की ओर प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए इंडिया है यहाँ पर, ठीक है, आप यूएसए से बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यूएसए जो कंट्री है उसकी बोलबाला हमारे इंडिया में होगा नहीं होगा, और जो इंडिया के जो ट्रेडर है, छोटे मोटे जो ट्रेडर होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, उनका तो मोरल डाउन हो जाएगा। और जितना ज्यादा यहाँ पर इनकी ट्रेडिंग होगी, इनके सामान की ट्रेडिंग होगी, तो क्या करेंगे, अपने रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने, पहली बात तो इंडिया में, ठीक है, अपनी खुद की बिल्डिंग्स बनाने के लिए बात होगी फिर, है ना, कि क्यों ना हम वहां की वहीं अपना सामान बनाए और वहां की हम सेल करें, जिससे कॉस्ट भी कम आएगी। तो फॉरेन कंट्रीज का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल थोड़ा मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फेमा का रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज होती है जिसके काफी सारी कंट्री क्या करती है, एक दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, क्योंकि डिपॉजिटरी सिस्टम में आप देखेंगे कि जब आपको क्या करना होता है, यूएसए से फंड रेज करना होता है, ठीक है, या फिर ग्लोबली फंड रेज करना होता है, तो क्या करना पड़ता है, आपको एक डिपॉजिटरी होती है, वहां पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हाँ जी इस कंपनी इंडिया की कंपनी है और वहां पे ये शेयर्स आए हुए हैं, ठीक है, और यूएसए की जो डिपॉजिटरी है ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचेगी और फिर ये शेयर इशू करेगी किसके बेसिस पे, इंडिया की कंपनी के बेसिस पे। तो ये जब शेयर्स की डीलिंग ऐसे ऐसे होएगी ना, तो यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, कि अब देखो मान लीजिए सबसे ज्यादा शेयर जो सब्सक्राइब किए थे यूएसए वालों ने किए थे, यूएसए जो जितने भी इन्वेस्टर्स थे ना यूएसए के, उन्होंने इंडिया की कंपनी के लिए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, समझ पा रहे नहीं पा रहे। अब फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे पैसा मिल तो गया, ठीक है, बट अब ये लेना चाह रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे विड्रॉ भी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इनके भी गवर्नमेंट के अलग रूल रेगुलेशंस होंगे, हमारी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन थोड़ा सा अलग होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को मेंटेन करने के लिए जो फेमा है अपने हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, की पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। यहां पर आपके लॉक इन पीरियड के बोर्ड अप्रूवल एंड द प्रीएम्प्टिव राइट्स के बेसिस पे इनको बाइफर्गेट किया गया रिस्ट्रिक्शंस को, और जो सीबीएल जो कि हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है, कंपनी एक्ट के भी रिस्ट्रिक्शंस है और फेरा के भी रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है।